करीब 9 साल की लड़की अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। दरअसल इस घर के अंदर सिर्फ 2 ही सदस्य रहते हैं, माँ और बेटी। बेटी की उम्र लगभग 9 साल के आसपास है और माँ लगभग 33 साल के आसपास। बेटी रोज स्कूल जाती है और माँ अपनी ड्यूटी पर जाती है। ड्यूटी से उस रात आई नहीं थी, इसलिए लड़की परेशान थी। जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही थी, वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे ही बेटी के सब्र का बांध टूट रहा था। आखिर रात के जब 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, तब वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है। तब उसके रोने की आवाज़ें पड़ोस तक पहुंच जाती हैं। पड़ोसी पूछते हैं कि बेटा तुम रो क्यों रही हो। वो बताती है कि आज मेरी माँ काम से वापस नहीं आई है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार मैं क्या करूँ। उस रात ना वह खाना खाती है और ना ही ठीक से सो पाती है। पड़ोसी उसे तसल्ली देते हैं और उसकी माँ को तलाश करने की कोशिश करते हैं। कोई संपर्क नहीं हो पाता है और वो बच्ची से कहते हैं कि दिन निकलने दो, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। दिन निकल जाता है। उसके परिवार वाले यानी कि इस बच्ची के नैनिहाल वालों से संपर्क किया जाता है और उस महिला को ढूंढने की हर चंद कोशिश की जाती है। कई दिनों के बाद आखिरकार वो महिला मिल जरूर जाती है, लेकिन जिस रूप में वो मिलती है उसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। शरीर मिलता है कंकाल के रूप में और वह मर चुकी थी। जब यह पता चलता है कि इसका रेप हुआ है और रेप के बाद इसकी हत्या कर दी गई है, ठीक वैसे ही कहानी याद आती है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर ट्रेनी डॉक्टर की जिस तरह से रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। पूरा देश यह जानना चाहता है कि आखिरकार उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ क्या है। ठीक वैसे ही इस 9 साल की बच्ची की माँ के साथ क्या हुआ है, यह हर कोई जानना चाहता है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उस 9 साल की बच्ची के माँ के साथ हुआ क्या था। आज जो मैं आपको ये सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर जिले का एक ही शहर है रुद्रपुर। दरअसल यहाँ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक 33 साल की नर्स रहती है और नर्स 30 जुलाई 2024 को वह अपनी शाम को ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने घर जाती है। दरअसल वह नौकरी करती है उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर की एक हॉस्पिटल के अंदर और उसका जो घर है वह उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर का एक शहर है बिलासपुर और उसी का ही एक इलाका है डिबडिबा। दरअसल इन दोनों की जो दूरी है वो रुद्रपुर और डिबडिबा की लगभग 19 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। महिला रोज अपने घर से जाती है। घर से जाने के बाद वापस शाम को ड्यूटी करके आ जाती है। घर पर उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन 30 जुलाई 2024 को वो वापस लौटकर नहीं आती तो बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बेटी की रात रो रो कर गुजर जाती है, अपनी माँ को याद करके कि माँ कब आएगी, कब नहीं आएगी। पड़ोसियों को सूचना मिलती है। पड़ोसी इस बात की जानकारी उस 9 साल की बच्ची के नैनिहाल वाले को देते हैं और वो नैनिहाल वाले उस बेटी को हर जगह तलाश करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार उस 9 साल की बच्ची की जो मौसी होती है वो सीधा पहुंच जाती है नज़दीक के पुलिस स्टेशन यानी कि रुद्रपुर। वहां कोतवाली में जाती है और जाकर कहती है कि जो उसकी बड़ी बहन है वह एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर नौकरी करती है नर्स के रूप में। अब वो घर नहीं आई है, उसको ढूंढने की कोशिश करें। उसकी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे ही यह बात बताई जाती है तो रुद्रपुर कोतवाली ने इस मामले को उतनी ही गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से शायद इस मामले को लेना चाहिए था। पुलिस ने कहा ठीक है, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, आप परेशान मत हो। उस लड़की को तसल्ली दी जाती है। कुल मिलाकर ये मामला गुमशुदगी का दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस जैसे अपने हर मामले को बहुत ही शिथिलता के साथ लेती है, ठीक वैसे ही इस मामले को भी लिया जाता है। वो लड़की लेकिन शांत नहीं बैठती। अपनी बड़ी बहन को ढूंढने के लिए
अपने परिवार के साथ जिन जिन रास्ते से वो गुजरती थी उन रास्ते पर चली जाती है और आसपास के हर एक जगह को, हर एक इलाके को खंगालने की कोशिश कर रही थी ताकि वह लड़की यानी कि उसकी बड़ी बहन मिल जाए। लेकिन धीरे धीरे करके एक सप्ताह कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। आखिरकार 8 अगस्त 2024 की शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और पुलिस का फ़ोन पहुंचता है। जब पुलिस का फ़ोन पहुंचता है तो उनसे कहा जाता है कि आपको यहाँ पुलिस स्टेशन आना है और आपको लेकर कहीं चलना है। दरअसल एक लाश मिली है और यह देखना है कि ऐसा तो नहीं है यह लाश तुम्हारी बड़ी बहन की हो। जैसे वो बात सुनती है वह कहती है कि ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। परिवार के लोग अब वहां पहुंचते हैं तो एक वसुंधरा मार्ग लगता है, वसुंधरा रोड लगता है। उस वसुंधरा रोड पर झाड़ियां होती हैं। रोड के बिल्कुल एकदम किनारे वहां पर ले जाकर देखते हैं तो बड़े बड़ी झाड़ियों के अंदर एक लाश पड़ी हुई थी। लाश बिल्कुल कंकाल के रूप में पूरी तरह से बदल चुकी थी और जैसे ही उसके कपड़े, उसके जो पर्स होता है, उसकी जो ज़रूरतों की चीज़ों के सामान को देखा जाता है और देखने के बाद पता चलता है कि उन कपड़ों के आधार पर तो यह तो लाश उनकी बेटी की है, उनकी बड़ी बहन की लाश है। सबके सब पहचानने की कोशिश कर रहे थे, बाकी उसके जो भी उसकी बॉडी दिख रही थी वो कंकाल बन चुकी थी। उसको देखकर पुलिस वालों ने ऐसा बताया, ऐसा दावा किया जा रहा है कि परिवार वालों से कहा कि उसकी तो लाश को गलने के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। किसने केमिकल का इस्तेमाल किया है, किसने इसकी हत्या की है, अब ये कई तरह के सवाल थे। इन सवालों के जवाब हर कोई जानना चाहता था और सबसे पहले इन सवालों का जवाब जानना चाहते थे उस मरी हुई नर्स के परिवार वाले, क्योंकि वो इतने ज़्यादा परेशान थे, कई दिनों से लगातार तलाश कर रहे थे। इस बीच जो नर्स के परिवार के लोग होते हैं उन्हें गुस्सा भी आता है क्योंकि पुलिस ने शायद इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन पुलिस ने फिर भी उन्हें डांट डबड़ कर, फटकार कर किसी तरह से शांत कर दिया। वहाँ से जाने के लिए कहा कि ठीक है, हम जितनी जल्दी हो सकेगा तलाश करेंगे। अब शायद पुलिस की नींद टूटी थी। अब शायद पुलिस ने इस मामले को ढूंढना शुरू किया कि आखिरकार हुआ क्या है, क्या परेशानी है। 8 तारीख को जैसे ही उस नर्स की लाश मिलती है, आखिरकार लगभग 500 से ज़्यादा जो सीसीटीवी कैमरे थे उस रुद्रपुर से लेकर इस बिलासपुर के रास्ते में जहाँ जहाँ से वो महिला गुजरती थी, तो उन 500 कैमरे में से एक कैमरा ऐसा था जहाँ पर नर्स दिखाई देती है। ई रिक्शे पर जा रही थी। ई रिक्शे से जैसे ही उतरती है तो एक सुनसान रास्ते की तरफ यानी कि वसुंधरा मार्ग की तरफ जा रही थी। तो इसी बीच में पता चलता है कि एक अनजान व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था। अब तो कौन अनजान व्यक्ति है, कौन नहीं है, यह कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। अब पुलिस ने उसे ढूंढने की भी बहुत कोशिश की। साथ ही जो महिला का नंबर था, मोबाइल नंबर था, वो काम नहीं कर रहा था। आखिरकार उस नर्स का मोबाइल नंबर लिया जाता है और उसे सर्विस लाइंस पर लगाया जाता है, यह देखने के लिए कि आखिरकार उसका नंबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो पता चलता है कि नंबर तो उसका चल ही नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन और बीत जाते हैं तो पता चलता है कि उसका नंबर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली का एक थाना लगता है, शाही, और शाही का एक गांव है दुरसापट्टी। दरअसल यहाँ पर एक खुशबू नाम की एक महिला रहती है। पता चलता है कि नर्स का जो मोबाइल है उस मोबाइल के अंदर इस खुशबू नाम की महिला ने अपना सिम कार्ड डाला हुआ था। अब जैसे ही पुलिस इससे संपर्क साधने की कोशिश कर रही थी तो खुशबू को कुछ लगता है कि कुछ ना कुछ मामला है, अब पुलिस ज़रूर यहाँ पर आएगी। वो अपने पति को बताती है। उसके पति का नाम धर्मेंद्र होता है। धर्मेंद्र से कहती है कि जो तुमने मुझे मोबाइल दिया था उसी मोबाइल पर एक फ़ोन आया है। पुलिस वाले बातचीत कर रहे थे। अब इस बीच में जैसे ही उस व्यक्ति को पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को यानी कि खुशबू को दुरसापट्टी से भगाकर ले जाता है। पुलिस के लिए एक रास्ता था कि नर्स की जो हत्या हुई है, कत्ल हुआ है, इतना भयानक रूप से जो उसको मारा है,
तो शायद यहाँ से खुशबू के पास जो मोबाइल मिला है, धर्मेंद्र के पास मोबाइल जो था, जो भी है, इनसे पूछताछ की जाएगी और यहाँ से कुछ रास्ता निकलेगा। अब पुलिस ने इन्हें तलाशना शुरू कर दिया था। करीब करीब 8 दिन का समय बीत जाता है। अब 8 दिन के समय बीतने के बाद आखिरकार जोधपुर में उनकी लोकेशन मिल जाती है। धर्मेंद्र की लोकेशन मिल जाती है, खुशबू की लोकेशन भी मिल जाती है। पुलिस आखिरकार उनको वहां से पकड़ने के लिए जाती है, पकड़ती है और पकड़ के जब वापस देहरादून लेकर आती है और देहरादून लाने के बाद उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास ये मोबाइल कहाँ से आया, उस नर्स का मोबाइल के अंदर तुमने अपना सिम कार्ड कैसे डाला। तो पता चलता है कि इस खुशबू से पहले इस मोबाइल का इस्तेमाल धर्मेंद्र कर रहा था और धर्मेंद्र ने ही अपनी पत्नी को दिया, तुम इसका इस्तेमाल करो और मैं कुछ और कर लूँगा। जब इस तरह की बात थी तो पत्नी भी खुश हो जाती है, लेकिन यह नहीं पता था कि जिसके मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका तो कत्ल हो चुका है, वो भी बहुत भयानक रूप में। आखिरकार जब इनसे सख्ती से पूछा जाता है तो वो जवाब दे पा रही थी। खुशबू और धर्मेंद्र से सख्ती से पूछा जाता है तो धर्मेंद्र ने एक कहानी सुनाई। वो कहानी ये सुनाता है कि वो उस दिन, जिस दिन की यह घटना होती है, यानी कि 30 जुलाई 2024 की यह बात है, जब ये रात की लगभग 8:30 या 8 के आसपास का वक्त था। ई रिक्शा से जब वो उतरती है तो वह एक सुनसान एरिया की तरफ जा रही थी। तभी उसके दिमाग में आता है कि इसके पास कुछ पैसे भी होंगे, इसके पास मोबाइल ज़रूर होगा और कुछ ज़रूरत पड़ी चीज़ें भी। वो उसे छीन कर लेकर वहाँ से भाग जाएगा, यानी कि वो उसे लूट की घटना को अंजाम देगा। धर्मेंद्र जो होता है, यह एक जाफरपुर एक जगह लगती है, वहाँ पर एक गेहूं की फैक्ट्री होती है। गेहूं की फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता है। इससे पहले भी एक आर्म्स एक्ट के मुकदमे में उस पर एक कार्रवाई हुई थी और जो भी पुलिस ने उसे जेल वगैरह भेजा था। लेकिन जैसे ही वो नर्स के पीछे पीछे जाता है, अब उसे बिल्कुल सुनसान रास्ता मिलता है, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, वो तुरंत ही उसे पकड़ता है। पुलिस इस तरह की घटनाक्रम का खुलासा करती है, उससे पूछताछ करती है तो उसे पकड़ता है। तो उस नर्स ने उसका विरोध किया और विरोध कुछ इस तरह से किया। नर्स बताई जाती है ताकतवर होती है, लेकिन वो धर्मेंद्र जो होता है मजदूर सा होता है, उसका शरीर थोड़ा सा उसके मुकाबले हल्का था, लेकिन वो नर्स पर भारी पड़ जाता है। वह नर्स का सर बहुत बुरी तरह से पटकता है। जैसे ही जमीन से पटकता है तो वह विरोध करने की स्थिति में नहीं होती। इस बीच में उसकी नियत, यानी कि धर्मेंद्र की, उस मजदूर की नियत उस नर्स को देखकर खराब हो जाती है। उसको वो झाड़ियों के अंदर की तरफ ले जाता है, उसके साथ वो मारपीट करता है। मारपीट करने के बाद जब वो बेहोश जैसी हालत में हो जाती है तो वो उसका लगातार बलात्कार करता है। और जब बलात्कार करता है, जब तक उससे तसल्ली नहीं हो जाती, उसे उससे पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिल जाती, उसके बाद वह उसको वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था। तो उसे पता चलता है कि शायद इस बात का कहीं ऐसा ना हो खुलासा हो जाए, क्योंकि उसने उसका चेहरा देख लिया है। तब उसने उसके दुपट्टा, कोई जो भी उसके पास चुन्नी वगैरह थी, उस चुन्नी से, उस दुपट्टे से उसका गला, सहित गला को दबाना शुरू कर देता है और उसका मोबाइल लेकर और वहाँ से भाग जाता है जिसका वो इस्तेमाल कर रहा था। वो आराम से यहाँ से जाता है और निकल जाता है, अपनी पत्नी के पास जाता है। 2-4 दिन तो वो उस मोबाइल को खुद ही इस्तेमाल कर रहा था, बाकी वह फिर अपनी पत्नी को दे देता है और कहता है कि तुम ही इसका इस्तेमाल करो। लेकिन पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो यह बात कहीं ना कहीं परिवार वालों के समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस झाड़ी में यह शव मिला था, जिस झाड़ी में लाश मिली थी, परिवार के लोगों ने उस झाड़ी में भी जाकर देखा था। लेकिन जिस इलाके से वो, जिस रास्ते पर झाड़ियाँ थी, झाड़ियों में उसका शव था, उसकी लाश पड़ी थी, उस रास्ते से लोगों का आना जाना भी होता था, लेकिन किसी को दुर्गंध नहीं आती है। 8 दिन तक किसी को दुर्गंध नहीं आई और वो लाश ना रहकर कंकाल का रूप धारण कर लेती है। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। अगर केमिकल का इस्तेमाल किया है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब नहीं आया,
लेकिन केमिकल का इस्तेमाल किया है तो वो मजदूर केमिकल कहाँ से लेकर आया उसकी लाश को गलाने के लिए। तब तक कई तरह के सवाल खड़े हो चुके थे, जो हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार इस महिला के साथ हुआ क्या है। तो परिवार के लोगों ने जब पुलिस से संपर्क किया था तो मामला 2 राज्यों से जुड़ा था। नौकरी करती थी उत्तराखंड प्रदेश के जो जिला होता है ऊधम सिंह नगर, उसके शहर रुद्रपुर में, और वो रहती है उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के बिलासपुर का एक डिबडिबा इलाका होता है, वहाँ रहती है। 2 राज्यों से ताल्लुक होता है। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य पर टाल रही थी और दूसरे राज्य की पुलिस इस पुलिस वालों पर टाल रही थी। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, आखिरकार उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। पुलिस का व्यवहार बताया जाता है कि इस परिवार के प्रति ज़्यादा अच्छा नहीं था। परिवार की कोई भी नहीं सुन रहा था और उन्होंने बार बार कहा कि साहब, ऐसा लगता है कि इसकी हत्या कहीं दूसरी जगह की गई है। आपको तो सिर्फ इसके पास मोबाइल मिला है, उसी को पूरी तरह से उलझा दिया, फंसा दिया है। हो सकता है कि इसके अंदर हॉस्पिटल का कुछ ना कुछ रोल हो। यदि आप इस मामले की सही से जांच नहीं कर पा रहे हो तो इस मामले की जांच सीबीआई को दे दो, सीबीआई से करा लो, हो सकता है कि कुछ और भी बात निकले। परिवार वालों ने यह भी दावा किया कि जिस हॉस्पिटल में उसने 3 साल तक नौकरी की, उस हॉस्पिटल ने उस नर्स की सुध ही नहीं ली। नर्स कहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। उस हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले उनके प्रति अच्छा व्यवहार ही नहीं कर पा रहे थे। घर वाले इसलिए भी थोड़ा परेशान थे कि आखिरकार कुछ न कुछ दाल में काला है। पुलिस ने जो खुलासा किया है वो उनके गले नहीं उतर रहा है और आखिरकार करे तो क्या करे, क्योंकि वो महिला अपनी बेटी के साथ रह रही थी। उसके पति के बारे में उन्होंने जानकारी जुटाने की कोशिश ही नहीं की। उनका पता ही नहीं चल पाया कि आखिरकार की मामला है क्या। लेकिन 9 साल की जो बच्ची है, भविष्य में उसकी परवरिश कैसे होगी। परिवार वालों ने सरकार से मांग की है कि कम से कम इसकी आर्थिक मदद कर दी जाए, जो इस बच्ची की परवरिश हो जाए। लेकिन ना तो उत्तराखंड सरकार ने ना ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मामले में शायद कोई गौर ही नहीं किया। साथ ही घर वालों ने कहा कि वैसे तो तुम्हारा बुलडोजर जगह जगह जाकर बरसता है, लेकिन इस मामले में ना तो उत्तराखंड प्रदेश का बुलडोजर गरजा है और ना ही उत्तर प्रदेश का बुलडोजर गरजा है। पर पूरे देश मांग कर रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर जो ट्रेनिंग डॉक्टर है, उसकी जिस तरह से हत्या हुई है, उस हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी हो जाए। तो इस मामले में भी फांसी की मांग करने वाले कहाँ जाते हैं। परिवार वाले हर वक्त के हर तरीके के सवाल कर रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया के लिए शायद यह खबर नहीं है, विपक्ष के लिए शायद यह मुद्दा है ही नहीं, और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोगों के लिए शायद यहाँ से कोई वोट बैंक हासिल नहीं होने वाला। शायद ही इसलिए इस घटना को लेकर जिस तरह से हवा मिलनी चाहिए थी उस तरह की हवा नहीं मिल पाई। परिवार के लोग बस इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं और बेटी को अभी तक यह मालूम नहीं है उसकी माँ जिंदा है या मर गई, कभी वो वापस लौट कर भी आएगी या नहीं। शायद जब उसको होश आएगा तब तक वह बड़ी हो जाएगी, और जब बड़ी हो जाएगी तब तक शायद उसकी परवरिश जिस तरह से हो रही थी शायद वैसी परवरिश नहीं हो पाएगी। उस बच्ची का भविष्य जरूर अंधकार में है। परिवार वाले प्रशासन को, शासन को और पुलिस को लगातार कोस रहे हैं। हम अपनी वीडियो के माध्यम से ये अपील करेंगे कि इस मामले की ईमानदारी से जांच की जाए और परिवार वालों को संतुष्ट किया जाए कि उन्होंने जो खुलासा किया है वो बिल्कुल सही खुलासा है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है, ताकि आपके साथ भी आगे जाकर ऐसा ना हो। आप भी अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखिए, अपनी माँ बेटी का ख्याल रखिए और उन्हें सुरक्षित रखिए।